अदब शॉर्ट्स की दुनिया में आपको खुश आमदीद। सुनिए आज की कहानी मेरी ज़बानी। 2008 के ज़लज़ले ने बहुत सी कहानियों को जन्म दिया था। आज़ाद कश्मीर के इस खौफनाक ज़लज़ले में हमारी खाला का घर भी तबाह हुआ और खालू के साथ उनके 2 बेटे जाँ बहक हो गए। अलबत्ता दोनों बच्चियां जो सुबह सवेरे स्कूल जाने को निकली थीं, वो रास्ते में ऐसी जगह से गुजर रही थीं जहां आसपास बिल्डिंग या घर मौजूद न थे। लिहाजा वो चलते चलते मैदान में गिर गईं। उनको मामूली चोटें आई मगर जान बच गई। दोनों बहनों को मेरे वालिदैन अपने घर ले आए। बड़ी का नाम सबा और छोटी का नाम शीबा था। उनके वालिद ने एक मकान हमारे घर से चंद कदम के फासले पर खरीदा हुआ था। उनका इरादा इस घर में शिफ्ट होने का था, मगर कुदरत को यही मंजूर था कि उन्होंने अपने आबाई घर में जिंदगी की आखिरी सांस ली। जब शीबा और सबा बड़ी हो गईं तो उन्होंने अपने वालिद के खरीदे हुए घर में रहने की ख्वाहिश जाहिर की। इस घर की चाबी मेरे वालिद के पास थी और वही उसकी देखभाल करते आ रहे थे। दोनों अपने वालिद के घर शिफ्ट हो गए। वो अपने घर में तन्हा रहती थीं, ताहम मेरे वालिदैन उनकी हर तरह से खबरगिरी करते रहते थे। इन बहनों को अल्लाह ताला के बाद मेरे वालिदैन का ही आसरा था। वक्त गुजरता रहा। सबा ने एमए में दाखिला ले लिया और छोटी कॉलेज जाने लगी। इस तमाम अरसे में अम्मा ने ही उनके घर की देखभाल की। उनका खाना हमारी मुलाजमा पकाती थी, बाकी काम वो खुद कर लिया करती। तालीम मुकम्मल करने के बाद दोनों की किस्मत अच्छी थी कि बड़ी बहन कॉलेज में लेक्चरार हो गई और छोटी को एक लैब में जॉब मिल गई। सबा संजीदा मिजाज थी, जबकि शीबा शौक और जिंदगी के रंगों में दिलचस्पी लेने वाली लड़की थी। वे पास पड़ोस की लड़कियों से मिलना पसंद करती थी, जबकि सबा कॉलेज से आने के बाद ज्यादा वक्त अपने कमरे में लिखने पढ़ने में गुजार देती। इसे कहानियां और अफसाने लिखने का भी शौक था। इसकी तहरीरें रसाइल और जराइद में छपती रहती थीं। वो अदबी कुतुब का मुताला करती थी और अक्सर खिड़की के पास कुर्सी पर आंखें मूंदे गोद में किताब रखे बैठी नजर आती। इसके कमरे की खिड़की हमारे बाग में निकलती थी, जो हमारे घर की बालकोनी से साफ नजर आती थी। इस दिन भी कमरे में कदरे अंधेरा था। जब मैं सबा बाजी से अपने कॉलेज के प्रोग्राम के लिए मजमून लिखवाने गई, वो खिड़की के पास कुर्सी डाले बैठी थीं। बाहर से आने वाली रोशनी उनके चेहरे पर लैंप की तरह पड़ रही थी। सबा के चेहरे पर गहरा सुकून था, मगर वो अपनी सोचों में जाने कब से गुम थी। मैंने इनको पुकारा और सलाम किया। उन्होंने चौंक कर देखा। सलमा, तुम कब आए? इससे कब्ल के मैं जवाब देती शीबा कमरे में आ गई। आते ही इसने कमरे की लाइट जला दी। रोशनी की चमक से सबा को नागवारी हुई और उसने आंखों पर हाथ रख लिया। बाजी, आप तो दिन में भी शाम किए रखती है। देखें तो कौन आया है। शीबा के पीछे एक अजनबी नौजवान खड़ा था। इसको देखकर सबा के चेहरे से नागवारी के तासुरात खत्म हो गए। उसने छोटी बहन को हिदायत की हुई थी कि वो मुलाजमत जरूर करे, मगर किसी मर्द से बेतकल्लुफ ना हो और न किसी को घर लाए। ये ख़याम है बाजी, मेरे साथ काम करते हैं। न जाने ख़याम में क्या बात थी कि उसे देखकर सबा का मिजाज ठीक रहा। ख़याम, तुम बाजी के साथ बैठकर बातचीत करो, मैं चाय लाती हूं। ये कहकर वो किचन में चली गई। मैंने मेहमान को देखकर बाजी से इजाजत चाही तो वो बोली, तुम बैठकर मजमून लिखो और अपना काम करती रहो, मेहमान तुमको क्या कहते हैं। यूं लगता था जैसे मैं मजमून लिखने में महव हूं, लेकिन मुझसे कुछ भी तो लिखा नहीं जा रहा था। कमरे में आज बाजी के साथ एक गैर की मौजूदगी का एहसास मेरी तवज्जो को दिरहम बरहम किए हुए था। सबा ने मेरी इस कैफियत को पा लिया और कहा, सलमा, अब तुम घर जाओ, मजमून तैयार करके ले आओ, मैं ठीक कर दूंगी। घर आकर मुझे सुकून नहीं आया, क्योंकि इस मामले से खासी दिलचस्पी हो गई थी। मैं बालकोनी में चली गई, जहां से बाजी का घर साफ नजर आ रहा था। उनके घर के सामने वाली सड़क भी दिखाई देती थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेहमान वापस जा रहा था। वो काफी हशाश बशाश नजर आ रहा था, जिससे अंदाजा हुआ कि सबा बाजी ने इससे अच्छी तरह बातचीत की थी। इसके बाद अक्सर दिन के वक्त ख़याम उनके घर आने लगा। हमने इस पर कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि दोनों बहनें अच्छी शरीफ लड़कियां थीं, यूं किसी से मुलाकात नहीं करती थीं। दरअसल ये शीबा की शादी का मसला था। वालिदैन तो थे नहीं, इसलिए इस मसले को सबा बाजी ने ही हल करना था। अम्मा को उन्होंने इसी कदर बताया कि वो गांव से नौकरी की गरज से आया था। गांव में उसकी मां थी, बहन भाई थे नहीं, और बाप भी इस दुनिया में न था। सब ही ज़लज़ले की नजर हो चुके थे। इसको इसी लैब में मुलाजमत मिल गई जहां शीबा काम करती थी। इसको अदब से लगाव था। वो सबा की तहरीरें पढ़ता रहता था। जब उसे शीबा की ज़बानी पता चला कि सबा उसकी बड़ी बहन है, तो वो इससे मिलने का मुश्ताक हो गया।
खयाम और शीबा की मुलाकातें लेबॉर्ट्री में होती थीं। इसको लगा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, तभी वो इसको बहन से मिलाने घर ले आई थी। एक दिन खयाम ने शीबा से पूछा कि तुम्हारी बाजी इस कदर संजीदा और कम गो क्यों है? हाँ, लिखने वाले लोग शायद ऐसे ही होते हैं। दरअसल अम्मा बाबा के खला को वो बहुत ज्यादा महसूस करती है। किसी से ज्यादा बात नहीं करती, न किसी से मुलाकात करती है। बस अपने कमरे में कॉलेज से आकर बंद हो जाती है। लिखती पढ़ती रहती है, बातें इसलिए नहीं करती कि अपनी सारी बातें, सारी सोचें तहरीरों में बयान कर देती है। बाजी का मुझे बड़ा सहारा है, ये ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये भी शुक्र है कि घर अपना है, इसीलिए मेरे कॉलेज के खर्चे समेत ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। शीबा अब तमाम वक्त खयाम के बारे सोचने लगी थी, लेकिन खयाम की सोचों का धारा मुड़ गया था। वो उसके बारे नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बहन से मिलने के बाद इसी के मुताल्लिक सोचने लगा था। शीबा तो इतनी पुख्ता ज़हन नहीं थी, इसमें बचपना था, जबकि सबा इससे ज्यादा ज़हीन और पुख्ता सोचों की मालिक थी। ताहम खयाम ने अपने एहसासात शीबा से छुपा रखे थे। अभी वो सबा की शख्सियत से मजीद आगे ही चाहता था। इसके बाद ही इसने जिंदगी के अहम फैसले यानी शादी के बारे सोचने को तरजीह दी थी। उन्हीं दिनों सबा ने तबीयत की खराबी के बाइस कॉलेज से छुट्टियां ले ली। मैं उनसे ट्यूशन पढ़ने गई तो बोली, सलमा इन दिनों मुझे एक सुई चाहिए, मैं डायरी लिख रही हूं, लिहाजा तुम कुछ दिन ततील कर लो। उस वक्त भी वो मेज पर झुकी कुछ लिखने में मसरूफ थी। तभी घंटी बजी। आने वाला खयाम था। वो बोली कि इसको अंदर आने का कह दो। वो अंदर आ गया और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। आज मैंने पहली दफा गौर से सबा बाजी को देखा तो मुझे इनमें काफी तब्दीली नजर आई। पहले वो अपने आप से बेनियाज रहती थीं। उन्हें अपने सरापा का होश नहीं होता था, लेकिन आज वो खास तौर पर मुझे बनी सनवरी लग रही थीं, जैसे कोई पहले से खुद को संवार कर किसी का इंतजार करता है। उनके बाल सलीके से बने हुए थे, मगर लंबे सिया बालों का ढीला ढाला जोड़ा उनकी पुश्त पर रूप बढ़ा रहा था। कमरे में वही हल्का अंधेरा था, मगर खिड़की से रोशनी एक खास जाविये से आ रही थी। इस रोशनी के रंग में वो किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह जगमगा रही थीं। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं सबा। खयाम के इस अंदाज तखातुब पर मैं हैरान थी और मेरी हैरानगी से बाखबर बाजी कह रही थी, खयाम तुम जल्द आ गए, जबकि शीबा अभी तक नहीं लौटी। ये बात उन्होंने मेरे सामने ऐसे अंदाज कही जैसे खयाम को किसी बात की याद दहानी करा रही हो। तभी खयाम ने मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करके कहा, क्यों, क्या मैं आपसे नहीं मिल सकता? बाजी ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर गोया हुई। हाँ, क्यों नहीं मिल सकते, लेकिन तुम मुझसे मिलकर बूढ़ ही होगे। इस बोरियत से तो मुझे अकीदत हो गई है, वो बोला। और ये आज से नहीं, तभी से है जब से आपकी तहरीरें पढ़ रहा हूं। तभी मैंने बाजी से इजाजत चाही और घर आ गई। ये सर्दियों के दिन थे। बाजी बाग में मेज कुर्सी डाले कुछ लिख रही होती थी और खयाम उनसे मिलने आ जाता था। मैं बालकोनी से देखती, वो दोनों बाग में इस जगह कुर्सियां डाल लेते जिधर धूप होती और बातें करते रहते। यूं लगता जैसे खयाम उनके अफसानों पर इजहार राय के बहाने खुद बाजी की शख्सियत को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ये गुफ्तगू तो एक बहाना था, दरअसल वो दिल में ठान चुका था कि इसने शादी शीबा से नहीं, सबा से करनी है। और वो भी इसके इरादे को किसी हद तक समझ चुकी थी, क्योंकि वो अपनी दिल्ली कैफियत का इजहार ढके छुपे लफ्जों में किया करता था। मैं अक्सर देखती कि सबा बातें करती और वे चुपचाप सुनता रहता, और जब किसी बात का जवाब देता तो सबा बाजी को इसके दिल में छपी मोहब्बत का इशारा मिलता और वो सर झुका लेती, जैसे किसी हकीकत से आंखें चरा रही हो। रफ्ता रफ्ता उनके माबैन तकल्लुफ व हिजाब महव हो गया। अपनायत का एहसास उरूज को पहुंच गया। एक दिन मैं बाजी के पास ट्यूशन पढ़ने गई। उस वक्त शीबा भी घर पर थी। उसने खयाम से न आने की शिकायत की। सबा और खयाम दोनों इस शिकवे पर चुप हो गए। इनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि खयाम तो यहां रोज आता है, लेकिन इस वक्त जब शीबा ड्यूटी पर होती है। एक दिन शीबा ड्यूटी पर गई, मगर 3 घंटे के बाद आ गई, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। घर आई तो हैरत ज़दा रह गई। खयाम को बहन के कमरे में इससे बातचीत करते पाया, जबकि इसने कह रखा था कि वो गांव जा रहा है और अब वो उसके घर बैठा हुआ था। उधर बाजी भी कॉलेज नहीं गई थी। लम्हा भर को उसे झटका लगा, लेकिन अगले लम्हे वो संभल गई, क्योंकि इसको अपनी बड़ी बहन पर अंधा एतमाद था। इस रोज बाजी का कमरा भी सलीके से सजा हुआ था और पहले की निस्बत उजला उजला लग रहा था। बिलाखिर वो मोड़ आ गया जब खयाम को शीबा की गलत फहमी दूर करना थी। ये एक मुश्किल अमर था। वो जानता था कि ये लड़की इसके बारे बहुत से ख्वाब देख चुकी है, जबकि सबा बाजी को महज गुमान था कि शायद इसकी बहन इस शख्स से मोहब्बत करती है।
ये अंदाजा नहीं था कि वो शिद्दत से इसे चाहती है और जिंदगी का साथी बनाने का फैसला कर चुकी है। ख़याम की मोहब्बत अब चिंगारियां बरसाने लगी थी और वो अंदर ही अंदर बेताब रहने लगा था। ढके छुपे लफ्जों में तो अपनी चाहत का इजहार कर भी चुका था और ज़हनी तौर पर बाजी सबा को शादी के पैगाम की कबूलियत के लिए तैयार कर रहा था। ताहम वाज़े अल्फाज में अभी तक इसने बात नहीं की थी। डर था कहीं अपनी बहन की वजह से वो इनकार न कर दे या नाराज हो जाए। बिलाखिर उसने वाज़े अल्फाज में कह दिया, सबा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं क्योंकि मैं बतौर जीवन साथी तुम में वो सारी खूबियां देख रहा हूं। मुझको ऐसी ही लड़की की तलाश थी। नाराज होने की बजाय वो सोच में पड़ गई। अलबत्ता साफ कहा कि तुमने शीबा के बारे किया सोचा है जो तुमको गालिबन पसंद करने लगी है। अगर ऐसा है तो तुम इसका दिल ना तोड़ो। घर दो अफराद की रजामंदी और खुशनूदी से बनता है, एक फरीक की रजामंदी से नहीं। ये तुम ही ने तो अपने एक अफसाने में लिखा था, तो क्या जो कुछ तुम लिखती हो इसमें और तुम्हारे अपने किरदार में तजाद है? क्या तुम इन नजरियात का प्रचार करती हो जिन पर खुद तुमको यकीन नहीं है? ख़याम ने ऐसी बातें की कि सबा लाजवाब हो गई और उसने सबा को कायल कर लिया कि यह सही है। शादी के लिए सिर्फ एक फरीक का रजामंद होना कोई मानी नहीं रखता जब तक दूसरा भी इस मुआहदे को दिल से कबूल ना करे। ताहम वो सोच में पड़ गई। कोई दूसरी लड़की होती तो बात और थी, लेकिन ये उसकी छोटी बहन का मामला था। उसने कहा, ख़याम, जिंदगी के अहम फैसले इस कदर जल्द नहीं किए जाते। तुम सोच लो, मैं भी सोच कर जवाब दूंगी। कई दिन तक वो खोई खोई सी रही। इसकी कैफियत इतनी वाज़ेह थी कि छोटी बहन ने न समझते हुए भी उसकी परेशानी को समझ लिया। दरअसल सबा अपनी कैफियत और एहसासात छुपा ही नहीं पा रही थी। वो जो सोचती थी इसके चेहरे पर उसका अक्स नजर आने लगता था। छोटी बहन इतनी सियानी ना लगती थी, लेकिन हकीकत में सियानी निकली और तमाम मामला समझ गई। उसने ख़याम की बुराइयां बहन से करना शुरू कर दी। जरा देखो तो इस बंदे को, मैंने तो इसको महज एक अच्छे इंसान की तरह देखा था और यह गलत उम्मीदें लगा बैठा। शायद वो समझा था कि मैं इससे शादी करना चाहती हूं, हालांकि ऐसा नहीं है। शादी के नुक्ताए नजर से तो मैंने इसको पसंद नहीं किया। खुदा जाने ये ख़याम किस गलत फहमी का शिकार है मेरे बारे। उसने ये बातें इस महारत से की कि इसकी बहन को शक भी ना गुजरा कि वो इसकी खातिर ये सब बातें कह रही है। तभी सबा ने सोच लिया कि इस बार जब ख़याम उसे शादी का पैगाम देगा तो वो इसे मायूस नहीं करेगी। वो समझ रही थी कि ख़याम जैसा शख्स फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इसके दिल की बात समझता है और दोनों में मुकम्मल ज़हनी हम आहंगी थी। अब जब ख़याम आया तो सबा ने कहा, तुम अच्छी तरह अंदाजा कर लो, कहीं शीबा तुमसे सचमुच मोहब्बत न करती हो। वो पहले तुम्हारी बहुत तारीफें करती थी। जब वो तुमको पहली बार घर लाई थी तब मैं यही समझी थी कि वो तुमको चाहने लगी है और मुझसे शादी की इजाजत चाहती है। लेकिन अब कुछ दिनों से तुम्हारे बारे इसका अंदाज दूसरा है। खुदा जाने इसे क्या हुआ है। तुम्हारी बहन को मुझसे उम्मीदें हैं कि नहीं, मुझे खबर नहीं। उसने कभी जबान से ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे तुम पसंद हो और मैं शादी तुमसे करना चाहता हूं। ख़याम में मोहब्बत के चक्रों पर यकीन नहीं करती। अगर तुम यकीन नहीं करती तो फिर ऐसी तहरीरें क्यों रकम करती हो जिसमें मोहब्बत के जज्बात होते हैं? क्या ये सब खेल है? तुम्हारी कहानियों में वाज़े तौर पर एक तड़प, कसक और इंतजार की कैफियत रहती है और तहरीरें इंसान के जज्बात की तर्जुमानी करती हैं। क्या तुम्हें किसी का इंतजार नहीं? क्या तुम इस जिंदगी से खुश हो? तुम लाख छुपाओ मगर तुम्हारी तहरीरें तुम्हारी अंदरूनी कैफियत की गमाज है। देखो सबा, कागज और कलम से बाहर भी एक जीती जागती खूबसूरत दुनिया है और तुम्हारी इस दुनिया से बहुत ज्यादा हकीकी और बड़ी है जो तुम अपनी सोच की खिड़की के फ्रेम से देखती हो। कभी इस सोच से, इस फ्रेम से अपनी दुनिया से निकल कर तो देखो। हकीकी और जीती जागती मोहब्बत को महसूस करो, शायद तुम्हारी तहरीरों से शाम के साए खत्म हो जाए। सबा गुम सी किसी गहरी सोच में डूबी खिड़की से बाहर नजरें जमाए सुन रही थी। अगर वो अच्छी अफसाना निगार थी तो वो भी बेहतरीन मुकर्रर और नक्काद था। सबा को महसूस हुआ कि वो तसव्वुराती दुनिया का नहीं, हकीकी जिंदगी का बासी है। उसने बरसों ख्वाबों की दुनिया में रहने बसने वाली सबा को हकीकत की दुनिया में खींच लिया था। शादी कभी तो करना होगी, उसने सोचा। अगर शीबा इससे शादी नहीं करना चाहती और ये भी मेरे साथ घर बसाना चाहता है तो क्यों ना मैं ही इसके साथ घर बसा लूं। इसी वक्त शीबा आ गई। फिजा में रची हुई खामोशी ने इसे सब कुछ बता दिया कि कुछ देर पहले किया गुफ्तगू हो रही थी। तभी आगे बढ़कर उसने बड़ी बहन का हाथ ख़याम के हाथ में थमा दिया। जो फैसला करते हुए अब लोग झिझक रहे हो वो मैंने कर दिया है, अब इस बंधन की लाज रखना। इसको उम्र भर नबाहिना, तोड़ना नहीं। फैसला तो बड़ी बहन ने करना था, लेकिन आज छोटी बहन बड़ी से भी बड़ी साबित हुई थी।
सबा की शादी उसने बड़ी खुशी से इस शख्स से करवा दी जिसको खुद पसंद करती थी। ये भी न सोचा कि बाद में वो अकेली रह जाएगी तो इसका क्या होगा। सबा बाजी की शादी हो गई तो ख़याम ने इसे गांव ले जाने की जिद की। वो ससुराल चली गई। आज कमरे की खिड़की से रोशनी नहीं आ रही थी, बल्कि खिड़की बंद थी और मुकम्मल अंधेरा था। बाजी की शाम का दिन तो चढ़ा। मैंने सोचा और शीबा को ढूंढती उसके पास जा पहुंची, क्योंकि जानती थी कि वो अकेली है। शीबा सबा बाजी के कमरे में उनकी कुर्सी पर बैठी थी। कमरे की लाइट ऑफ थी। मैंने बत्ती जलाई। इसने हाथ मुंह से हटाकर मुझे देखा। वो रो रही थी। ये तन्हाई का अजाब था कि बहन की याद और फिर ख़याम की बेवफाई थी जो आंसू बनकर इस बेचारी की आंखों में समा गई थी। मैंने इसे प्यार किया, गिले से लगाया तो उसने मेरे कंधे पर सर रख दिया और जी भर कर रोई। ये जुदाई का दर्द था जो इसको रुला रहा था। तभी घर आकर मैंने सोचा कि आज मैं भी कहानी लिखूंगी, इसकी कहानी जो खुद कहानियां लिखती थी। लेकिन अपनी बहन को एक अधूरी कहानी का रंग देकर तन्हाई के अलाव में जलता हुआ छोड़कर पियासंग चली गई। मोहब्बतें और रिश्ते, आखिर कोई किस पर एतबार करे। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।